जय हिंद साथी लोग हैं, हमारा नाम प्रमोद यादव। हम अपने YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते ही। और देखें आपने सबका टारगेट क्या चलता है, SSC GD एग्जाम। ठीक, जो अपने सबके मुड़े पाए, जो मुड़े पाए SSC GD एग्जाम वही टारगेट रखे चला जाता है। और भैया हमें पढ़ाओ चलती इतिहास। ठीक, और इतिहास में केवल मेन बात होए जोन पेपर में आ सकत क्वेश्चन। ठीक, तो हम शुरू से इतिहास चालू करे चलते ही स्पीड से खींच के लेके चलते ही कहाँ तक, पूरा इतिहास पढ़ोगे, फिर सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, यहाँ तक आज पढ़ाओ जी। ठीक, तो देखें सबसे पहले बात करें इतिहास। तो इतिहास जनक क्या है, हेरोडोटस। इतिहास जनक भैया हेरोडोटस, सिंपल सा लिख देते ही इतिहास के जनक हुए हेरोडोटस। इतिहास के जनक भैया हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक के नाम का हुआ हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक के नाम का हुआ भैया हिस्टोरिका। सिंपल याद रखने का तरीका है हिस्ट्री, हेरोडोटस, हिस्टोरिका। हिस्ट्री, हेरोडोटस और हिस्टोरिका तीनों जने HH से है। ठीक, बात करें इतिहास किसे कहते हैं, बीती हुई सभी घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। अपने मुद्दे पे आ जाए, इतिहास क्या प्रकार के होते हैं, तो इतिहास को बांटा गया भैया 3 भागों में। क्या भागों में? 3, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आज हम लोग कौन सी शाखा स्टार्ट कर रहे हैं? प्राचीन। कौन सी शाखा? प्राचीन। तो प्राचीन कहाँ से कहाँ तक है, सिंपल सा ही बताओ। का हमें तुम्हें पता है इतिहासवा कब से चालू हुआ? ना पता ना, हमें तुम्हें ना पता इतिहासवा कहाँ चालू हुआ है। तो हम तो बोला अज्ञात से चला है। कहाँ तक चला है? 712 ईस्वी तक का। और मध्यकालीन 712 ईस्वी से भैया 1707 ईस्वी तक का। 1707 बोला जाता है, औरंगजेब की मृत्यु। ठीक, आधुनिक चला है 1707 ईस्वी से 1947 तक का। 1947 आधुनिक आई। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आज अपने सभी का पढ़ा जी प्राचीन इतिहास। का पढ़ा जी? प्राचीन इतिहास। ठीक, जल्दी चले, नोट डाउन करा चले साथ साथ। ठीक, टारगेट अपने एग्जाम पर रखें भैया, फालतू बात ना, केवल काम के बात हुए। आगे देखें हम। अब चलें प्राचीन इतिहास में। अगर बात की जाए प्राचीन इतिहास खुद भैया 3 भाग में बटा है। प्राचीन इतिहास खुद क्या भाग में बटा है? 3 भाग में। कौन कौन भाग के नाम है इनके भाग के नाम है प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राचीन इतिहास खुद 3 भाग में बटा है। क्या भाग में बटा है? 3, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में कोनो लिखित साक्ष्य नहीं मिला, कोनो लिखित साक्ष्य नहीं मिला। यहाँ लिखित साक्ष्य मिला तो लेकिन पढ़ा नहीं गवा। लिखित साक्ष्य मिला तो लेकिन पढ़ा नहीं गवा। यहाँ लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ो गवा। यहाँ लिखित साक्ष्य भैया मिलबो भा और पढ़ो गवा अपने सबके द्वारा। यही कहा थे ऐतिहासिक। भाई इतिहास माने होबे का करत है, वह पुरान सभी साक्ष्य जेका पढ़ा जाए हमारे तोहरे द्वारा, वही का है इतिहास है। वही का भैया इतिहास है। तो देखें प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। और ये हम आज चालू करे चलती भैया प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक। ये दोनों हम तो आज लगभग समाप्त कर दीजिए। आई बात समझ? अब पहले के समय जान लिए, इनके तीनों समय का हुआ है। इनको तीनों समय प्राचीन इतिहास अगर हम मोटा बोली तो कब से कब तक चलत है? अज्ञात से। हमें तो है ना पता कब से चलता है, कब तक का? 712 ईस्वी तक का। तो हम मोटा बोल सकते हैं। तो ये खत्म कहाँ हुए? 712 ईस्वी में खत्म हो जाएगी। कौन? ऐतिहासिक। कहा एंडिंग पॉइंट है ना। और शुरुआती कहाँ से चले? अज्ञात से। शुरुआती भैया कहाँ से चले? अज्ञात से। अब तुम्हें अगर बीच वाला याद हुए तो सिंपल सा तरीका है, अगर तुम्हें बीच वाला याद हुए तो यही वाली डेट यहाँ हुआ था, यही वाली डेट भैया यहाँ हुआ था। याद रखने का तरीका है भैया सिंपल। तो आद्य ऐतिहासिक काल कब से कब तक भाई बताओ? तो आद्य ऐतिहासिक काल हम तो माना जा सकता है वही शुरुआत हुआ था सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता कब से कब तक हुआ था? 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी। तो ये 2500 ईसा पूर्व से, 2500 भैया ईसा पूर्व से माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व से कब तक भाई? 2350 से 1750 सिंधु सभ्यता है। फिर 2 साल बीच में गैप हो जाते हैं, 1500 से 600। कब तक हुए? 600 ईसा पूर्व। 600 भैया ईसा पूर्व। ठीक, तो यही एंडिंग पॉइंट है, यही स्टार्टिंग पॉइंट हुई जी। तो 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी। 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी ऐतिहासिक काल है। 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व आद्य ऐतिहासिक काल है। और अज्ञात से कब तक है? 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व। ठीक भैया, आई बात समझ? तीनों समय जान गवागा। मेन इंपॉर्टेंट आप याद रखें आद्य ऐतिहासिक काल का समय सीमा 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक, अब प्रागैतिहासिक काल का क्या भाग में बटा है? प्रागैतिहासिक काल आपके भैया खुद 2 भाग में बटा है। क्या भाग में बटा है? 2 भाग में। कौन कौन है ये भैया बटा है? एक पाषाण काल, एक ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल, एक ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल भैया दूसर का है ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल खुद 3 भाग में बटा है।
पाषाण काल खुद 3 भाग में बटा है। क्या भाग में? 3 भाग में। नोट डाउन करे चला मिटाई, नोट डाउन करे चला मिटाई। ठीक, इंपॉर्टेंट ये का याद रखें बस, पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही आए, पेपर का ध्यान में रखे चल रहे बस, यही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। आगे देखें अब प्रागैतिहासिक काल देखें। प्रागैतिहासिक काल 2 भाग में बटा है, कोने कोने में? पाषाण में और भैया और एक ताम्र पाषाण, पाषाण और ताम्र पाषाण। यह है भैया आपके प्रागैतिहासिक काल। पाषाण खुद 3 भाग में है। पाषाण क्या भाग में है? 3। कौन कौन? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ये तो सिंपल सा ताम्र पाषाण है, ये तो सिंपल ताम्र पाषाण है, ठीक ना। तो पूरा पाषाण, अब फिर ही समय सीमा इंपॉर्टेंट है, समय सीमा। तो पूरा पाषाण काल कब से कब तक चला है? वही जानकारी नहीं है ना, पता नहीं कब से। अज्ञात से 12,000 ईसा पूर्व, 12,000 भैया ईसा पूर्व, 4,000 के गैप मार दिया बस। ये चला है भैया 12,000 ईसा पूर्व से, 12,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व, 8,000 ईसा पूर्व। मैथ के छात्र हुआ ना, समझता है। 4,000 गैप ले लिया, ये हो गया भैया 8,000 ईसा पूर्व से, 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, 4,000 ईसा पूर्व। ये होएगा सबके समय, सबके का हो गए समय। ये आपके चला है 4,000 ईसा पूर्व से, ये है 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व। ठीक, तो सबके समय सीमा लिख दें। अब मेन बात लिख लिया, कौन जरूरी है हमें का पेपर में आ सकत है। तो यह केवल तांबा खोज भय है, यह का भय तांबा की खोज, तांबा की खोज। ताम्र पाषाण काल में केवल भय तांबा खोज, बस काम खत्म। पेपर में से याद ना आए, हम जबकि अपने ऑफलाइन कोच में पढ़ावतन बताओ रहन कि तांबा खोज हम भर रही है। अब की पेट में पूछे रहा, यूपी ट्रिपल एससी पेट वाले एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आवा रहा। ठीक, अब सुना, पूरा पाषाण काल में क्या खोज भई पूछे, मध्य पाषाण काल में काव का भवा, नव पाषाण काल में काव का भवा। बस इतने हमसे तुमसे एग्जाम में पूछा था, खत्म, आगे बढ़ा जाए, आदित्यासी काल में पहुंचा जाए। तो देखें पूरा पाषाण में काल बात की जाए तो मने कैसे रात रहा बताओ, मने एकदम जानवर खान रात रहा, आदि मानव, ओका केवल एकमात्र उद्देश्य रात रहा खाना कैसे मिल जाए। ठीक, तो आदि मानव खान रात रहा, एकमात्र उद्देश्य खाना कैसे मिल जाए। तो व्यक्ति होत रहा आदि मानव, व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी रहती भैया, आदि मानव। खाना बदोश राहत रहा, खाना बदोश, कबो हिया तो कबो हुआ, कबो हिया तो कबो हुआ। व्यक्ति आदि मानव होत रहा, खाना बदोश होत रहा, और गलती से आँख के खोज कैलीस। का कैलीस? आँख की खोज। का कैलीस भैया? आँख के खोज कैलीस। क्या खोज कैलीस? आँख के। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में ये सब जिन्हें औजार का छोट रखे लगे, औजार का आकार इन लोगों ने क्या कर दिया? छोटा, औजारों का आकार छोटा, और अंत्येष्टि कार्यक्रम सीख गए। क्या सीख गए? अंत्येष्टि कार्यक्रम। अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब क्या हुआ है? अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हमको पता हुआ है। अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया को कहते हैं अंत्येष्टि कार्यक्रम। तो ये मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम सीख गए। पूरा पाषाण काल में बहुत पुराने जमाने में मनी कैसे होता रहा, आदि मानव होता रहा, खाना बदोश, खाने की तलाश में इधर उधर दौड़ा करता रहा। ठीक, उसके बाद आग के खोज कैलीस। और नव पाषाण काल में का भा भैया, यही में तो इतिहास रचा गवा। 7,000 ईसा पूर्व, 7,000 ईसा पूर्व भैया पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, ये सुलेमान पहाड़िया है, ये किरथर पहाड़िया है। सुलेमान पहाड़ी और ये किरथर पहाड़ी, सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी के बीच पहली बार यहाँ पर भैया जौ और गेहूं की खेती की गई, जौ एवं गेहूं की खेती की गई। सब क्वेश्चन के उत्तर एक के बार में दे दें भैया। सुना, 7,000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में जौ और गेहूं की खेती की गई। ठीक, तो कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? पाकिस्तान से मिलते हैं। ठीक, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच के। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पुराने समय में। अब सुनो, जब खेती हुए, जब का हुए खेती, तो हमें तुम्हें खेती करे ताएँ 6 महीना रहे पड़े ना रुके पड़े भाई। ये खेती तो करता है यहाँ, आखिर अब 6 महीना टिके पड़े, खेती तुरंत तो फट्टा से हो ना जात। तो हम तो कहूँ ना कहूँ इस विश्राम लेवे, और जब विश्राम लेवे रात बिरात भैया अंधियार हुए, हमें तो हमारा तो हालत ख़राब हुए। तो हालत जब खराब हुए तो हम लोग अपने रात में जैसे डरे ना, जैसे हम तो रात में डरात हैं, तो ओकरे एक ठीक पालतू पशु पाला जाता है। तो वह पालतू पशु में सबसे विश्वसनीय पालतू पशु कौन है जो हमारा तो रक्षा करत है? हमें तुम्हें पता हुआ कौन है? कुत्ता है वही। तो साथ में इन लोगों के साथ क्या रहा करता था इनका पालतू पशु उस समय? कुत्ता। पालतू पशु में क्या रहा? कुत्ता। 7,000 BC में पाकिस्तान में सुलेमान किरथर पहाड़ियों के बीच जौ और गेहूं की खेती होती है। उसके बाद ये लोग विश्राम करने हेतु अपने पास पालतू पशु के रूप में काव पाला थे? कुत्ता पालते हैं। जब कुत्ता पाला थे, फसल हो जाते है इनके, का हो गए फसल। अब फसल का खेते से अपने जहाँ रहाते हुए तक का पहुँचाओ दुबई अपने ठीका तक का। तो ये कथुक खोज कह दिए थे, पहिए की खोज, कथुक खोज कह दिए
खरीदे थे पहिए खोज। हमसे तुमसे पूछे पहिए का आविष्कार कब हुआ, पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो पहिए की खोज भैया नवपाषाण काल में हुई, पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई। उसके बाद मटका की खोज की थी, मटका की खोज जगह कहाँ थे, मनका। भाई मटको तो खोज करी है, समनवा लेके न जाइए तो मटको खोज करे रहे। तो 7000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान में सुलेमान के पहाड़ियों के बीच जो गेहूँ खेती होती है, कुत्ता पालते हैं, पहिए की खोज करते हैं और मटका, इनकी सबकी खोज ये लोग बाकायदे करते हैं। ठीक भैया, अब ऐसे ज़्यादा पेपर में ना आपके आए, ये होगा प्रागैतिहासिक काल खत्म, उतार लिया फन्ना से। ठीक, उतारे, उतर गवा। देखें अब आवाज आए सिंधु सभ्यता पे। ठीक, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में दो सभ्यता चली है, कौन कौन, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता भैया और वैदिक सभ्यता। देखें फालतू चर्चा ना केवल भैया, काम की चीज है बस केवल। अब देखें आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल कब से कब तक चला है, 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से भैया 600 ईसा पूर्व तक चला भाई। कौन, आद्य ऐतिहासिक काल। ये खुद दो भाग में बटा है, क्या भाग में, यहाँ एक सभ्यता चली रही सिंधु सभ्यता, एक सभ्यता चली रही भैया वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। आई बात समझ। तो आज हम तो मौके पढ़ लेंगे सिंधु सभ्यता, अब यहू पढ़ा देवे सिंधु सभ्यता पहले पढ़ा जी। तो एक समय कब से कब तक है, 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 1700 ईसा पूर्व। जबकि वनडे एग्जाम वगैरह माना था 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक, तो विकल्प जैसे रहे उस हिसाब से मार दीजिए। उसके बाद एक समय कब आए, एक समय चला तो भैया 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और यह समय तक, यह बीच में 2 साल का हुआ, मतलब 200 साल, 1700 से 1500, यह 200 साल में धीरे धीरे जनपद महाजनपद में बदले लागे। ठीक ना, ओके, कहानी बात बतूबे। ठीक, तो आई बात समझ भैया, आगे बढ़ा जाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब तक के टाइम यही आए, अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग जो न्याय वही यही वाली आए, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 1700 ईसा पूर्व को और एग्जैक्ट हुआ था, लेकिन एग्जाम माना था 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इतनी बात समझ आएगी, आगे बढ़ते हैं। अब देखें सिंधु सभ्यता कैसे पढ़ी जाती है भैया। सिंधु सभ्यता 3 मेयर पढ़ी जाती है। सिंधु सभ्यता का 3 खंड में बांट के पढ़ें, बहुत जल्दी हो जाए। तो हम हेडिंग डालती है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता हम तो पढ़ा जाए 3 मेयर, कैसे कैसे। एक तो पढ़ा जाए, एक विशेषता का और रही, एक है विशेषता। दूसरा पढ़ लीजिए खोज, कौन स्थल के खोज कौन भय। और तीसरे में जोन बचा रही, ठीक ना, अन्य पॉइंट, अन्य बातें जोन हो गई यहाँ पढ़ा जाए, अन्य बात यहाँ पढ़ा जाए। तो पहले विशेषता पढ़ लीजिए, फिर खोज पढ़ लीजिए, फिर अन्य बातें यहाँ हो जाए, अन्य बातें यहाँ हो जाए। ठीक, आगे आगे आवे भैया। देखें हमसे तुमसे पूछे सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली रही, सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली रही। तो सिंपल सा ट्रिक है भैया, इसे बनावे प्लस, ऐसे बनावे भैया प्लस, और जो ट्रिक चलती है वो हमारा अपन ट्रिक है, ऐसे चलत है। ओके लोकेशन, ओके डायरेक्शन हियाँ से हियाँ तक का चले, हियाँ से हियाँ तक का चले। फार्मूला का हुआ है, गणित में पढ़े हुआ सम बराबर ऐड, सम बराबर ऐड, सम बराबर ऐड। ये देखा है, अगर आप लिखें इसे सम, सम बराबर का हुए ऐड, सम बराबर ऐड, सम ऐड, सम ऐड। आवत भाई समझ की बस, तो वो उड़ता है। सम बराबर का होगा भैया ऐड। तो ये ट्रिक होगा भैया स्थल के, ये जगह का ट्रिक होगा, जगह के। और एक ट्रिक है नदी के, नदी की ट्रिक का हुआ है, नदी की ट्रिक है भैया डच हैं पर भारत में नहीं, डच हैं पर भारत में नहीं, डच हैं पर भारत में नहीं, डच हैं पर भारत में नहीं। तो डच हैं पर भारत में नहीं, पर भारत में नहीं। ठीक, ये बोले तरीका है बस, इससे कोनो मतलब ना, डच हैं पर, डच हैं पर भारत में नहीं। तो ये हो गया नदी के ट्रिक, ये कथुक ट्रिक है नदी के। सा से होइए भैया सुत का गैंडोर, सा से होइए सुत का गैंडोर, सुत का गैंडोर होएगा, सा से सुत का गैंडोर। माँ से होएगा मांडा, माँ से होएगा भैया मांडा। ए से होएगा आलमगीरपुर, ए से भैया आलमगीरपुर, ए से आलमगीरपुर। केवल भैया मुद्दक बात होती है कि फालतू बात ना है। डी से दैमाबाद, डी से भैया दैमाबाद होएगा। ये चारों स्थल के नाम हो गए, ये उत्तरी स्थल, दक्षिणी स्थल, पूर्वी पश्चिमी स्थल। अब नदी की बात करा जाए, डी, डी से हो जाए दास्क नदी, ये हो जाए दास्क नदी। चा से हो जाए चिनाब नदी, यहाँ कौन नदी है, चिनाब नदी। ब्रैकेट लगा देती जो उन्हें पहचान हो जाए। ठीक, है से हो जाए हिंडन नदी, है से हो जाए हिंडन नदी, मेरठ के आसपास पड़ा है। पा से हो जाए परवरा नदी, पा से भैया परवरा नदी। ये परवरा नदी गोदावरी के सहायक नदी है, परवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है।
तो उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी चारों हम स्थल आपको बता दें। सिंधु सभ्यता हियाँ से यहाँ तक का फैली रही, हियाँ से यहाँ तक का फैली रही। और सिंधु सभ्यता का आकार कौन रहा? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार भैया क्या रहा? त्रिभुजाकार। कै लाख वर्ग किलोमीटर में फैली रही? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में भैया आपके सिंधु सभ्यता फैली रही। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता आपके क्या रही? फैली रही। ठीक, तो ये चारों स्थल होगा। सम बराबर ऐड, सम बराबर ऐड 3-4 टाइम बोल दे भाई, याद होइए। सा से होइए सुतका कैंडोर, माँ से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से भैया दैमाबाद। उसके बाद डच हैं पर भारत में नहीं, डच हैं पर भारत में नहीं। दास्क, चा से चिनाब, है से हिंडन, पा से परवरा नदी। परवरा नदी त्रिभुजाकार आकार रहा, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल रहा। आगे बढ़ा, बात की जाए सिंधु सभ्यता के खोज के करीस या के नामकरण वगैरह के करीस, तो भैया सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम राय बहादुर साहनी ने करी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी, सिंपल था भैया, जो एग्जाम में आए, दयाराम साहनी ने की, दयाराम साहनी ने की। जबकि इसका नामकरण अगर नामकरण बोले, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का भैया नामकरण बोला जाए तो जॉन मार्शल ने किया। किसने किया? जॉन मार्शल ने। नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने। ठीक, खोज इन्होंने की, नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने। और आगे बात की जाए, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो चित्रात्मक भाव लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि। अगर बात की जाए, ये लिपि हो गए। अगर बात की जाए सड़कें कैसी थी, सड़कें, तो भैया सड़कें सीधी थी, समकोण पर काटती थी। सड़कें सीधी थी, समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी सड़कें, समकोण पर काटती थी। अगर बोला जाए मुहारा कौन तरफ रहा, मुहारा सबके, तो भैया सबके मुहारा रहा, सबके मुहारा सड़क के विपरीत, सड़क के विपरीत, मतलब सड़क के तरफ मुहारा ना रहा, सड़क के विपरीत का रहा सबके मुहारा। ये सब जने कदुक खोज करे, तो ये सब जने भैया खोज करे हैं, ये सब जने खोज करे है कांसा के, कदुक खोज करे है कांसा के। यही का यह सभ्यता के दूसरा नाम का हो गया? कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक, खोज करे रहे कांसा के। और खेती करे रहे, नई खेती कदुक करे रहे सब जने, कपास के। नई खेती की जाए तो, नई खेती की बात की जाए तो कपास के करे रहे। इनके सबके भैया सिक्का कदुक चलता रहा, इनके सबके सिक्का, मोहर, इनके सबके सिक्का, इनके सबके टेराकोटा सिक्का होता रहा। इनके सबके सिक्का भैया टेराकोटा के। सिंधु घाटी सभ्यता वालों को सिक्का टेराकोटा हुआ करता रहा। मोहर सेलखड़िया के, मोहर भैया सेलखड़िया, मोहर सेलखड़िया के। ठीक, अर्थव्यवस्था के पे टिकी रही। अगर बात की जाए अर्थव्यवस्था के पे टिकी रही, तो अर्थव्यवस्था टिकी रही भैया कृषि पे। अर्थव्यवस्था के पे टिकी रही? कृषि पे। व्यवसाय का चलता रहा? व्यवसाय, तो व्यवसाय चलता रहा भैया व्यापार, व्यवसाय में का चलता रहा? व्यापार। और व्यापार में बोला जाए तो स्पेशल तौर पे कौन देश से? भारत देश से। स्पेशल तौर पे कौन देश से? भारत देश से। ठीक, तो सिक्का, मोहर, खेती, खोज, मुहारा, ये सब दुनिया भर खोज गया। तब तक कितना उतार है? नामकरण, लिपि, भाव चित्रात्मक, सड़कें समकोण पे काटती थी, मुहारा, खोज। ठीक, बात की जाए समाज कैसे रहा, तो समाज रहा भैया मात्र सत्तात्मक, समाज मात्र सत्तात्मक, समाज मात्र सत्तात्मक, समाज का रहा मात्र सत्तात्मक। ये होगा। अगर बात की जाए पूजा क्या करते रहिए, तो पशुपति शिव के और मातृ देवी के, पशुपति शिव और मातृ देवी, पशुपति शिव और मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति शिव और मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति शिव और मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक, नाली की बात की जाए, नाली, तो नालियाँ ढकी होती थी भैया, नालियाँ ढकी होती थी, नालियाँ ढकी होती थी, नालियाँ ढकी होती थी। ठीक, ये होगा भैया विशेषता, मोटी मोटी विशेषता। अब आ जाए सिंधु घाटी सभ्यता के कितना स्थल बाय, सिंधु घाटी सभ्यता में कितना स्थल बाय और कहाँ से काव चीज़ मिला। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता कौन स्थल बाय, कहाँ से काव मिला, ओके बात की जाए। तो मोट याद रखें 6-7 स्थल बस। ठीक ना, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल याद रखें हड़प्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो। ठीक, बनवाली, बनावली जो है वे का पढ़ा। ठीक, सुरकोटदा, सुरकोटदा। ठीक, ओकरे बाद लोथल, और का बचा कालीबंगा। ठीक,
कालीबंगा और एक आठुकोनो बचा। इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में बार बार आवत है। ठीक भैया, इतना बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बार बार आवत है। रंगपुर बस ऐसे ज़्यादा याद ना करें, कोनो काम का चीज़ ना है ना, बस इतने एग्जाम में बार बार आवत है। आपसे पूछे मोहनजोदड़ो खोज कब है? 1921 में। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के 1921 में, मोहनजोदड़ो 1922 में। एक खोज कर रहे राखाल दास भैया बनर्जी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता ही है। इसकी खोज किसने की थी? वही राय बहादुर दयाराम साहनी। इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी ने ही किसकी खोज की थी? हड़प्पा की खोज की थी। ठीक, ये जगरे में अड़ा दिखाया जाए भैया, अड़ा देखा जा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, जहाँ अड़ा दिखाया जाए ये तीनों के तीनों कहाँ पावा जाते? मौके पे तीनों के तीनों स्थल आपके पाकिस्तान में है। तीनों स्थल कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में। हड़प्पा में किसकी किसकी खोज हुई? तो हड़प्पा से भैया हमका तो मिला है चाक, ताबूत, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह और RH-37 कब्रिस्तान। फिर सुना, चाक मिला है, ताबूत मिला है, हाथी कपाल मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है और RH-37 कब्रिस्तान मिला है। मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो विशाल स्नानागार रहबे भरा, स्नानागार कुजने सनपात जाबो भैया, हमें पता है। और सनपात जाए काम करा तो भागिन जा, तोरे बस की ना एग्जाम निकालब। स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, कांसे की मूर्ति मिली है, कांसे की मूर्ति नचनिया वाली नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है। और आपसे पूछे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है भैया मृतकों का टीला। ठीक, ये होएगा। बात की जाए चहुंदड़ो से, एकमात्र चहुंदड़ो ऐसा था जो दुर्गविहीन था। चहुंदड़ो स्थल था जो दुर्गविहीन था। दुर्गविहीन का मतलब होता है किला, चारों तरफ से किलाबंदी ना रही। चहुंदड़ो में चारों तरफ से किलाबंदी ना रही। यहाँ से काम मिला रहा? मेकअप के सामान मिला रहा। ठीक, मेकअप के सामान और कुत्ता बिल्ली के पैरों के निशान, कुत्ता बिल्ली के पैरों के निशान मिला है। और सुना, बनावली एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। जहाँ सड़कें का होती भैया? टेढ़ी मेढ़ी थी। सुरकोटदा में का मिला है? घोड़े के अवशेष। सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष। पेपर में पूछा था भैया, सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष। और ये भी क्या था? एक बंदरगाह था, साथ एक ही बंदरगाह हो रहा। और लोथल के बात की जाए, ये भी बंदरगाह था, ये बड़ा वाला बंदरगाह रहेगा, गोदीवाड़ा कहा थे। साथ यहाँ का मिली है? मोहर मिली है। मोहर का किलो का राहत रही? 16 किलो के हिसाब से राहत रही। जैसे आज के ज़माना में 1 किलो के बाट, 2 किलो के बाट, 3 किलो और 5 किलो, तो वैसे 16, 32, 64 ऐसे होता रहा। तो 16 किलो के बाट मिला है। 16 किलो भैया कहाँ मिला है? बाट। और युगल समाधान मिला है। युगल समाधान मतलब पति पत्नी दोनों लोग एक साथ मारे गए थे, में जलाए गए थे। युगल समाधान मिला है। हाँ, एक विशेषता और, मुहारा सड़क की और था। हर जगह मुहारा भैया कहाँ रहता रहा? हर जगह मुहारा रहता रहा सड़क के पीछे की तरफ। जैसे मान के चला, ये सड़क किया है, ठीक, ये सड़क किया है, चारों तरफ से ये घर आए, ये चारों घर हो गए, तो मुहारा सब जगह पीछे रहता रहा और इनके मुहारा सड़क की ओर रहता रहा, इनके मुहारा सड़क के और। तो लोथल में बंदरगाह है सबसे बड़ा, मोहरे मिली 16-16 किलो की, युगल समाधान मिला, ठीक, 16-16 किलो के बाट मिले और मुहारा सड़क की ओर मिला, मुहारा सड़क की ओर। और भैया मुहारा सड़क की ओर काहे ना रहा है? सबसे बड़ा व्यापारी स्थल ही तो था। व्यापार कहाँ से होता रहा? सबसे ज़्यादा व्यापार लोथल से ही होता था। तो जब बार बार व्यापार होता है तो हर मुहारा पीछे रह के हुआ है, बार बार घोराए थोड़ी ना, तो यहाँ पर मुहारा हमेशा आगे रखे चाहिए ना, कि क्यों तुम्हें घोरावे तो सुन लिया। तो होगा भैया ई। कालीबंगा से बात की जाए तो कालीबंगा का अर्थ हुआ था काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, ये होगा भैया कालीबंगा का अर्थ, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक। और अगर बात की जाए रंगपुर से कहाँ मिला है? धान के भूसी, रंगपुर से भैया धान की भूसी, रंगपुर से धान की भूसी मिली है, ठीक, मोटा मोटा होएगा भैया, ठीक ना। तो ये आपके सिंधु सभ्यता का सगरो स्थल होगा, कहाँ से काव मिला है, कहाँ से काव मिला है, एक बार नोट डाउन कर लिए, बता दी। देखें, हड़प्पा 1921 राय बहादुर साहनी खोज कर रहे, चाक मिला, ताबूत मिला, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह और RH-37 कब्रिस्तान। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की। स्नानागार मिला, अन्नागार मिला, कांसे की मूर्ति, नर्तकी वाली, मृतकों का टीला, एक दूसरा पूछा था मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, ठीक। चहुंदड़ो दुर्ग विहीन एकमात्र था, मेकअप का सामान मिला है, कुत्ता बिल्ली के पैरों के निशान, बनवाली की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक। सुरकोटदा घोड़े के अवशेष मिले और बंदरगाह हो रहा। लोथल बंदरगाह तो रहबे भा, मोहर मिली है, कहाँ से? फारस की मोहरें,
16-16 किलो के बाद युगल समाधान मुहारा सड़क की ओर था और व्यापार यहीं से हुआ रहा। फिर कालीबंगा का अर्थ हुआ था काले रंग की चूड़ियाँ, और रंगपुर से भैया धान के भूसी मिली है, रंगपुर से धान के भूसी। ठीक, तो भैया मोटा मोटा आपके सिंधु सभ्यता समाप्त हुआ था। अन्य पॉइंट में कुछ मेन आया है, अन्य पॉइंट में मेन कुछ आया हुआ है। आगे बढ़ा जाए। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता भैया एसएससी जीडी टारगेट है, अगर दम हुए तबे रुका ना, काम कराने भाग जाओ भैया। वैदिक सभ्यता में हो, वैदिक सभ्यता देखें भैया वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता कब से कब तक चलती रही? तो भैया वैदिक सभ्यता आपके चली रही 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व कब चली थी भैया आपके वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता हम तो पढ़ा जे। अब इससे पहले जान लिया कौन जैन साहित्य हुआ थे, कौन कौन बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। जितनी चीज़ पढ़ा थी सब एग्जाम में आए भैया का, जान लिया। जैन साहित्य, साहित्य का मतलब होता है पुस्तक, जैन धर्म से जुड़ी हुई पुस्तकें, क्योंकि वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की खोज हो चुकी थी। इधर जैन धर्म चल रहा, उधर बौद्ध धर्म चल रहा, तो तीनों साथ में लेके चला जाए समांतर। ठीक है, तो जैन साहित्य में क्या खोज भय रही? आगम अंग उपांग, ये सब पुस्तक के नाम हुए। आगम, आगम अंग उपांग, आगम अंग उपांग, आगम अंग उपांग, आदि पुराण, आदि पुराण, आदि पुराण, आगम अंग उपांग, आदि पुराण, 14 पूर्वा, 14 पूर्वा, 14 पूर्वा, और 3 ठो सूत्र हुए हैं, 3 ठो सूत्र, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र और भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ये जो भगवती सूत्र नाम के पुस्तक यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात। यही में 16 महाजनपद के चर्चा मिलत है, पूछे पेपर में 16 महाजनपदों की चर्चा किस पुस्तक में है जैन साहित्य की? तो वो भगवती सूत्र में है। भगवती सूत्र में बहुत जने कहते हैं गुरुजी बहुत तेज भागे यहाँ, भैया हो एग्जाम मोड़े बाय, अगर स्पीड ना बढ़ोगा तो वैसे रह जाबा कि तो तू बहुत पुराने समय से तैयारी करता हुआ कि तो परीक्षा नजदीक बाय, तुम्हें अपनी रफ्तार डबल तिबल करे पड़े, टाइमिंगो ज़्यादा बढ़ाओ पड़े। पहले 2 घंटा पढ़ते रहे, 5 घंटा पढ़ा, रफ्तारों बढ़ाओ। तो जैन साहित्य आगम अंग उपांग आदि पुराण, आगम अंग उपांग आदि पुराण, 14 पूर्वा, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र। ऐसे आगे बात की जाए अगर बौद्ध साहित्य के, तो बौद्ध साहित्य में कौन कौन याद रखे के बाय? तो बौद्ध साहित्य में याद रखें त्रिपिटक, त्रिपिटक पेपर में पूछा थे, त्रिपिटक का संबंध कौन है? धर्म से है। तो त्रिपिटक का संबंध भैया बौद्ध धर्म से है, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। ये में क्या पुस्तक आवा थी? 3 पुस्तक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक आवा थी, अभिधम पिटक आवा थी। एक अलावा कौन कौन पुस्तक आवा थी? सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक अंगुत्तर निकाय। कौन पुस्तक है भैया? अंगुत्तर निकाय। कौन पुस्तक है? अंगुत्तर निकाय आवत है। एक अलावा जान लिए जातक कथाएं, जातक कथाएं, ठीक, ललित विस्तार, ललित विस्तार, ललित विस्तार। इन सब पुस्तकों का संबंध कैसे है? बौद्ध धर्म से है। कौन धर्म से है? बौद्ध धर्म से। अब आगे पढ़ लिए वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में हम तो जान ले हो जाए कौन कौन वैदिक साहित्य हुए थे भाई। सिंपल से जान लिया, सबसे पहले वेद, ठीक, फिर वेद के ही कुछ टुकड़े के रूप में होते हैं या समझने के लिए जो हमको मदद करते हैं, इनके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। वेदों के ही उपवेद बनाए गए, बाद में हमको उपवेदों का नाम जानना है, ठीक। फिर वेदों को भली बात समझने के लिए वेदांगों की खोज की गई, तो वेदांग हमका तुमका पढ़े के बाय। वेदांग के बाद उपनिषद पढ़ लिया, का पढ़ लीन जाए? उपनिषद पढ़ लीन जाए, पुराण पढ़ लीन जाए, ठीक भैया। पुराण होएगा, उपनिषद होएगा, पुराण होएगा, फिर पढ़ लिया महाकाव्य। क्या महाकाव्य है? 2 महाकाव्य, रामायण और महाभारत। तो इतना आज हम तो पढ़ लीजिए, और बौद्ध धर्म अगली वीडियो में, बौद्ध धर्म भैया अगली वीडियो में, ठीक। और हमें वैदिक सभ्यता बची है, तो वैदिक सभ्यता के आगे बौद्ध धर्म अगली वीडियो में रहे। आई बात समझ? तो इतना आज अपने से पढ़ लीजिए। कोनो दिक्कत भैया? थोड़ा रफ्तार बढ़ावें, आप समझने उतारें। तो देखो भैया, बात की जाए वेद की। अब वैदिक साहित्य हमें तुम्हें लाइन से पढ़े बाय, वैदिक सभ्यता चलता है तो वैदिक साहित्य लाइन से पढ़े बाय। तो वैदिक साहित्य में आप सबसे पहले आवा थे वेद, सबसे पहले का आवा वेद, का आवा भैया? वेद। तो ये बताओ वेद की खोज किसने की है? तो भैया वेदों की खोज किसी ने नहीं की है, वेदों की खोज ईश्वर ने की है, वेदों की खोज ईश्वर ने की है। इसमें पुरुषों का कोई हाथ नहीं है, इसीलिए इसे भैया अपौरुष कहते हैं, इसे अपौरुष कहते हैं। जबकि गुप्त काल के समय, जबकि गुप्त काल के समय क्या नाम है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास,
महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये काव करे रहे, ये वह समय जो हम तीनों वेदों के खोज भरी, तीनों का एकत्रित लायक करे रहे, तीनों वेदवन का इकट्ठा लायक रखे रहे के महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये तीनों वेदन का संकलन करे रहे। तो इनका कहा जाता है संकलन करता, संकलन करता, तीनों वेद के संकलन करता के रहे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वह समय एक वेद के नाम खोज भरी, कौन वेद है? अथर्ववेद। कौन वेद है भैया? अथर्ववेद। ठीक, तो वेदों की खोज ईश्वर ने की थी, इसे अपौरुष भी कहते हैं। गुप्त काल के समय महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इनको तीनों को एकत्रित किया था। तो ये हो गया भैया वेदों की बात। अब बात की जाए कै वेद हुए थे, तो भैया कुल मिलाकर तो वेद हुए थे 4। कै वेद? 4। कैसे कैसे पढ़ा जाए? 3 और 1 में। 3 कौन कौन हुए? ये हो गया भैया ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद में क्या क्या चर्चा है? ऋग्वेद में वही भगवान से जुड़ी चीज़ें हैं, ज़्यादातर गायत्री मंत्र वगैरह होगी। बहुत पुराने समय की बात यह है, ये भगवान वाला होगा, मान के चला, इसे लगभग याद करने का तरीका, ये भगवान वाला होगा। यजुर्वेद में चर्चा है भैया यज्ञ वगैरह के, युद्ध वगैरह के, यज्ञ और युद्ध के चर्चा है। सामवेद में चर्चा है संगीत के, सारे गामा पाधानी जो ना है वो यही बात। सामवेद में संगीत की चर्चा है। लास्ट में बाद में खोजा गया वेद कौन है? अथर्ववेद। बाद में खोजा गया वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद में किसकी चर्चा है? जादू टोना की। अथर्ववेद में चर्चा है जादू टोना की। और अथर्ववेद लड़कियों की जन्म की अवहेलना करता है, लड़कियों की जन्म की अवहेलना करता है। तो आई बात समझ, मोटा मोटा 4 वेद हुआ थे, 3 और 1 के हिसाब से पढ़ लिया। ये सबसे बाद में खोजा का वेद है। इनका तीनों जने का एक साथ कहा जाता है वेद तरई। आपसे पेपर में पूछे वेद तरई में कौन सा वेद नहीं आता, तो वेद तरई में कौन सा वेद नायावत? अथर्ववेद नायावत, अथर्ववेद नायावत। कई वेद हुए थे? टोटल 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। भगवान से जुड़ा है ऋग्वेद, यज्ञ और युद्ध से जुड़ा है यजुर्वेद, संगीत से जुड़ा है सामवेद। अथर्ववेद का संबंध किससे है? जादू टोना से है। ठीक, अब हम बनावा चलती है एक डब्बा, अगर वही डब्बा याद कर ले लगभग जान लिया, पूरा काम तो हर तमाम, ठीक ना, सब काम हो जाए। स्पीड बढ़ाए रहे भैया। अब चाहे तू लेट के देखा बिस्तर में, चाहे जैसे देखा, कुल मिला याद हो चाहिए। बस एक स्पीड से हम प्रैक्टिस दिए तो आपका रिवीजन कराओ थी मोटा मोटा। ठीक, देखें आप ऐसे बनावे डब्बा। पहले डब्बा में हम तो लिखा जे हियाँ वेद, हियाँ का लिखा जे वेद, और हियाँ लिखा जे वेद का पढ़े वालन का कहा जाता है ज्ञाता, वेद पढ़े वालन का ज्ञाता। और हियाँ वो क्या हो गया? ब्राह्मण ग्रंथ। हर वेद के अपन ब्राह्मण ग्रंथ होते, पेपर में पूछ लिए थे शतपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर उपवेद हो गए, हियाँ का हो गए उपवेद, कहा तो सही डाल दी, तो हियाँ उपवेद के ज्ञाता, हियाँ उपवेद के ज्ञाता। 1 सेकंड रुक जाओ, सही डाल ली। प्यास लाग गया भैया, पढ़ाओ मुँह सुखाएगा, लेकिन रुकना नहीं है भैया, चलते रहना है। सही पढ़ चुकी है भैया। देखें तो वेद में कई वेद हुआ थे? 4 वेद। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद और अथर्ववेद। जितनी दाएं बोली हैं मेरे साथ ही साथ याद हुआ चले, गारंटी पे भैया का जान लिए कि तो मेहनत करा डट के, कि तो छोड़ दिया, फिर एक काम करा महतारी बाप का पैसा ना फूका, सीधी बात यह है। देखा ऋग्वेद के ज्ञाता कहा थे? हुरोत, होत्र कहा चाहे हुरोत, जो तहा मन हुए। यजुर्वेद के ज्ञाता कहा जाता है अधर्व्यू, यजुर्वेद के ज्ञाता का अधर्व्यू कहा जाता है। ठीक, सामवेद के ज्ञाता कहा जाता है उद्गाथा, सामवेद के ज्ञाता का भैया उद्गाथा, उद्गाथा है, हलनता है। ठीक, अथर्ववेद के ज्ञाता कहा जाता है भैया ब्रह्मा, अथर्ववेद के ज्ञाता का ब्रह्मा। इनके ब्राह्मण ग्रंथ है, इनके ब्राह्मण ग्रंथ याद रखे तरीका भैया 1, और इनके ब्राह्मण ग्रंथ याद रखे तरीका है 7। कौन है? 7। 1 से हुई जे ऐतरे, 1 से हुई जे भैया ऐतरे, 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 मुँह से बोलते होगा, सुन लिया। का से हुई जे कास्कते, कास्कते, का से हुई जे भैया कास्कते। ठीक, सा से हुई जे सतपथ ब्राह्मण, सा से हुई जे भैया सतपथ ब्राह्मण, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ता से हुई गया तैतरे, ता से हुई गया भैया तैतरे। ठीक, फिर सामवेद के बात की जाए तो सामवेद क्या है भैया? 25। सामवेद क्या होगा? 25। सामवेद के 25। अथर्ववेद के नाम है गोपथ, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ के नाम होगा गोपथ। का नाम होगा? गोपथ। अगर बात की जाए ऋग्वेद के उपवेद के नाम का है आयुर्वेद, एक नाम का होगा आयुर्वेद। ठीक, यजुर्वेद के उपवेद के नाम होगा भैया यजुर्वेद है,
तो ये हो जाए धनुर्वेद, धनुर्वेद। ठीक, सामवेद के उपवेद का नाम होगा गंधर्ववेद, गंधर्व वेद। लास्ट देखा जाए अथर्ववेद के उपवेद के नाम क्या हो जाता है, ये हो जाता है शिल्पवेद, शिल्पवेद। पेपर में यह पूछ लिया था इन वेदन का ज्ञाता क्या कहा थे, तो आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है प्रजापति, आयुर्वेद के ज्ञाता का प्रजापति। ठीक, धनुर्वेद के ज्ञाता का विश्वामित्र कहा जाता है। ठीक, गंधर्ववेद के ज्ञाता का कहा जाता है भैया नारद, गंधर्ववेद के ज्ञाता का नारद, और शिल्पवेद के ज्ञाता का विश्वकर्मा। तो ये डब्बा अगर आपका याद हो जाए, जान लिया पूरा वेद आपके समाप्त, पूरा वेद आपके समाप्त होगा। अब लास्ट में आप एक और लास्ट में पढ़ लिए ऋग्वेद अंदर घुस के पूछ लिया था। ऋग्वेद के भाग का कहा जाता है मंडल, ऋग्वेद के भागन का मंडल कहा जाता है। जैसे रामायण के भाग का कांड, वैसे ऋग्वेद के भाग का मंडल, क्या मंडल है 10 मंडल। आपका कैठू याद रखेगा बा, केवल 4 याद रखेगा बा, कैठू याद रखेगा बा 4। कौन कौन याद रख लिए आप, तीसरा रख लिए, 7वां रख लिए, 9वां रख लिया और 10वां। एक अलावा 2 कैटेगरी में याद रख लिए, कौन कौन नवा मंडल है, कौन कौन पुराना मंडल है। ठीक, तो पुराने मंडल की बात करें, दूसरा और 7वां मंडल पुराना है और पहला और 10वां मंडल नवा है। फिर सुना, दूसरा और 7वां मंडल पुराना है, पहला 10वां मंडल नया है। ठीक, तीसरे मंडल में चर्चा किसकी है, तो तीसरे मंडल में चर्चा भैया गायत्री मंत्र की है, गायत्री मंत्र की है, जो किसको समर्पित है, सावित्री देवी को। सावित्री देवी का मतलब क्या है, सूर्य भगवान, जो सावित्री देवी अर्थात सूर्यदेव को समर्पित है, गायत्री मंत्र में चर्चा है। 7वें में भैया 10 राज्य युद्ध की चर्चा है, 10 राज्य युद्ध। ये कहा है आर्य और अनार्य के बीच में जो युद्ध भर रहा, आर्य जो भारत जो आवर है मध्य एशिया से, अनार्य का मतलब जो भारत में स्थित रहे, भारत के मूल निवासी का अनार्य कहा जाता रहा। आर्य और अनार्य के युद्ध जो भर रहा उसका कहा जाता है 10 राज्य युद्ध, यहाँ 10 राजाओं का युद्ध भर रहा। 9 में चर्चा किसकी है, 9वें मंडल में सोम देवता की, 9वें मंडल में चर्चा भैया सोम देवता की चर्चा है, 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। 10वें में पुरुष सूक्त की चर्चा है, 10वें में भैया पुरुष सूक्त की चर्चा है, 10वें में पुरुष सूक्त की चर्चा है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, इस पुरुष सूक्त का मतलब क्या हुआ है, वही मनुष्य की 4 कैटेगरी जात की, कौन कौन सी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो मनुष्य की 4 कैटेगरी को पुरुष सूक्त कहा जाता है, इसकी चर्चा 10वें मंडल में है। तो भैया मंडल आपका खत्म होगा। अब बात की जाए सूक्त कितना हुए थे, 1028 सूक्त हुए थे, 1028 ऋग्वेद में क्या हुए थे, सूक्त हुए थे। और ऋचाएँ 10,000 कहूँ 600 कहूँ 500 मिला था, जैसे समझ लिया 10,600 भैया ऋचाएँ होती हैं, 10,600 से ज़्यादा ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा था, ऋग्वेद पड़ा था। तो ये होगा भैया ऋग्वेद खत्म। ठीक, तो चारों वेद आपका बता दें। इसका संबंध यज्ञ युद्ध से है, इसका संबंध भैया संगीत से है, जादू टोना से है। ठीक, एक बार पेपर में आवा रहा कर्मकांड का संबंध किस वेद से है, कर्मकांड का संबंध किस वेद से है, तो कर्मकांड का संबंध भैया ऋग्वेद से है। तो याद रख लिया कर्मकांड का संबंध ऋग्वेद से है, वो भी उसके पहले मंडल में। ऋग्वेद के पहले मंडल में किसकी चर्चा है, कर्मकांड की चर्चा है, कर्मकांड की चर्चा है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। तो ये भैया आपका पूरा होगा वेद होगा। वेद के बाद आगे बढ़ा जाए, वेद के बाद का लिखे रहन, वेद होगा, ब्राह्मण ग्रंथ होगा, वेद होगा। अब चला जाए वेदांग। वेदांग कैठू हुए थे भैया, वेदांग 6 वेदांग कैठू हुए थे, वेदांग 6 ट्रिक का हुआ है ब्याजोनिसी कच्छ। वो 6 फुल फॉर्म जान लिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़े, फिर पुराण पे चले, फिर चले पे उपनिषद पे चले। ठीक, देखें बात की जाए वेदांग कैठू हुए थे, तो भैया वेदांग हुआ थे 6। ट्रिक का हुआ है ब्याजोनिसी कच्छ। ये कथु ट्रिक है भैया, ये ट्रिक है वेदांग के। वेदों को भली बात समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई थी। ठीक, व्यास का हुई व्याकरण, व्याकरण, जो से हुई ज्योतिष, नी से हुई निरुक्त, नी से भैया निरुक्त, सी से शिक्षा, का से हुई कल्प, छा से हुई छंद। फिर से बोला व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा कल्प छंद, व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा कल्प छंद। दिखाता है ना भैया एकदम ठीक ठाक, हाँ दिखात बा, ठीक दिखात बा। व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा कल्प छंद, व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा कल्प छंद, व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा कल्प छंद। ठीक भैया, तो ये हो गया आपके वेदांग। क्या वेदांग हुए थे, 6 वेदांग हुए थे। और हालांकि नाना हमें तो है अंदर जाता। संस्कार बोला जाए, संस्कारों की संख्या कितनी होती है, 16। इसे पेपर में आप पूछना है। वेदांग होगा। बात की जाए पुराण,
पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण में चर्चा किसकी है? सातवाहन वंश की है। मत्स्य पुराण में चर्चा सातवाहन वंश की है। सातवाहन। उसके बाद विष्णु पुराण एक हुआ था वायु पुराण। विष्णु पुराण और वायु पुराण। विष्णु पुराण में चर्चा किसकी है? वायु पुराण में चर्चा किसकी है? तो वायु पुराण में चर्चा है भैया गुप्त काल की। गुप्त काल की। विष्णु पुराण में चर्चा है मौर्य काल की। विष्णु पुराण में चर्चा है मौर्य काल की। ठीक, विष्णु पुराण में मौर्य काल की चर्चा है, वायु पुराण में गुप्त काल की चर्चा है। और मत्स्य पुराण में किसकी चर्चा है? सातवाहन वंश की, सबसे प्राचीन था। ये हो गया पुराण। आगे बढ़ा जाए उपनिषद। उपनिषद की संख्या 108 हुआ थे। उपनिषद भैया 108। उपनिषद कितना हुआ थे? 108 हुआ थे। मान्यता प्राप्त 13 है। मान्यता प्राप्त 13 है। हमसे तुमसे पेपर में केवल 2 ही पूछे, केवल 2 ही। कौन? गोत्र शब्द का संबंध किस में है और सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बस गोत्र शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, इतने पूछे। तो गोत्र लिया गया भैया जवालो उपनिषद। जवालो उपनिषद। और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। 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 तो ये होगा भैया आपका उपनिषदों खत्म। उपनिषद भी खत्म। लास्ट पे पढ़ा जाए। लास्ट का हुआ है महाकाव्य। भारत मत का महाकाव्य है भैया। 2 महाकाव्य है। कौन कौन? रामायण और महाभारत। रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि। सिंपल जन्मे का था। रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि। रामायण में कई कांड हुए थे? 7 कांड। सिंपल है। ठीक, ये सब पेपर ऊपर हम पूछता है। तो दूसरा चला जाए। दूसरे महाकाव्य के नाम का है भैया? दूसरे महाकाव्य के नाम है महाभारत। महाभारत। तो हमसे तुमसे पूछे महाभारत का प्राचीन नाम। महाभारत का प्राचीन नाम। तो भैया महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। जय संहिता। जब के नाम जय संहिता रहा के अंदर 88 श्लोक होते रहे। वर्तमान में के अंदर भैया 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। महाभारत के भाग का कहा जाता है? महाभारत के भाग का पर्व कहा जाता है। पर्व। पर्वों की संख्या कुल कितनी है? 18। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? भीष्म पर्व। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व। बल्कि इसी भीष्म पर्व को भगवद गीता में रखा गया है। भगवद गीता में रखा गया है। ठीक, और हमारे तोरे के जो 7 दिन बैठ के भागवत हुआ था वो हमें केवल भीष्म पर्व के चर्चा की जात है, जो भगवद गीता में लिखा गया है। श्री कृष्ण जी के उपदेश हुए। तो यही साथ ही साथ भैया हम पूरा हिस्ट्री शुरू करें और यहाँ वैदिक सभ्यता तक लाग पटक दें। ठीक, भरसक प्रयास करे ही एक मोटी मोटी रिवीजन करे करावे गए। बताओ जो वीडियो कसला एक साथ। जय हिंद।